कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स। आज हम एनसीईआरटी बायोलॉजी 11th वाले वॉल्यूम से सेकेंड चैप्टर में जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन, उसका बेस जहाँ से शुरू होता है मीन्स मोनेरा किंगडम, वहाँ से पढ़ने वाले हैं और उसके बाद में प्रोटिस्टा, ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। दोस्तों आपको पता है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? 5 जगत वर्गीकरण एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है, एनसीईआरटी में दिया है नाम, 1969 में दिया था उन्होंने। उनका नाम है R.H. विट्टेकर। R.H. विट्टेकर ने 5 जगत वर्गीकरण दिया, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। इसके पहले सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात अगर आती है तो वैसे कैरोलस लीनियस को पढ़ते हैं। कैरोलस लीनियस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया। इनसे भी अगर इनके अलावा एक और ऑप्शन दिया जाए अगर तो अरस्तु का भी नाम आता है, पर प्रॉपर तरह से अगर 2 किंगडम क्लासिफिकेशन किसी ने दिया तो वो है कैरोलस लीनियस। उसके बाद 3, 4, 5, तो अभी फिलहाल आपके एनसीईआरटी में ये वाला मोस्ट एक्सेप्टेड, सबसे ज्यादा स्वीकार किया गया वर्गीकरण कौन सा है? 5 जगत वर्गीकरण। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 जगत के नाम क्या है वो आपको क्लियर है? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, किंगडम प्लांटी और लास्ट में एनिमिलिया। 5 जगत वर्गीकरण में आप इस तरह से इन सभी को पढ़ते हैं। इनको किस बेस पे आखिर इन जीवों को मतलब किन आधार पर यहाँ रखते जाएंगे उसका भी अपने आप में अलग अलग महत्व है। जैसे कि एक पॉइंट हम समझे, अगर आपने ये शब्द सुना होगा प्रोकैरियोटिक, ये शब्द सुना होगा, और एक और होता है यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक सेल या कोशिका जब पढ़ते हैं तो उसमें 2 शब्द आते हैं। तो इन 5 जगत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमिलिया में ये जो मोनेरा जगत है, इसके लिए जब पढ़ेंगे तो आपको ये सुनने में आएगा कि इस जगत के जीव जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले होते हैं, बाकी सभी में यूकैरियोटिक होते हैं। तो यहाँ पर प्रोकैरियोटिक का क्या मीनिंग है? ऐसी कोशिका जिसमें नाभिक अनुपस्थित कह सकते, नाभिक अनुपस्थित। अब दोस्तों नाभिक अनुपस्थित है तो सही मायने में अगर कहा जाए तो नाभिक की झिल्ली जो होती है वह अनुपस्थित होती है, जबकि नाभिक के अंदर जो अनुवांशिक पदार्थ होता है वह इन कोशिकाओं में भी उपस्थित होता है, बस वो नाभिक की झिल्ली से घिरा हुआ नहीं होता है। यानी कि ऐसा कहेंगे कि विकसित नाभिक नहीं होता है, या न्यूक्लियस एब्सेंट कह सकते हैं, नाभिक अनुपस्थित। तो ऐसी कोशिका जिसमें नाभिक नहीं उनको क्या कहेंगे? ऐसी कोशिकाओं को हम कहेंगे प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियो मींस क्या होता है? नाभिक। एक शब्द और आप यहाँ पे ध्यान देंगे, ये जो कैरियो वर्ड लिखते हैं, प्रोकैरियो या यूकैरियो, कैरियो का मतलब होता है न्यूक्लियस या फिर नाभिक, ये शब्द आप ध्यान देंगे। प्रो मीन्स शुरुआत, देन उसके बाद में ये जो है यूकैरियोट, यू यानी विकसित, है ना? तो यूकैरियोटिक यानी कि विकसित नाभिक वाले, या ऐसा कहेंगे कि नाभिक की झिल्ली उपस्थित या विकसित नाभिक उपस्थित, नाभिक उपस्थित रहेगा इन जीवों में। बस ये पॉइंट रहता है प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। इसके अलावा हम पोषण की अगर बात करें तो दोस्तों पोषण एक बहुत महत्वपूर्ण आधार है इन जीवों को वर्गीकृत करने का, और इस आधार पर अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो काफी अच्छा प्रश्न बनता है। हम बात करें अगर पादप की या प्लांट की बात करते हैं, अगर पादप जगत के जीव जो होते हैं स्वपोषी होते हैं, ऐसा कहा जाता है, ठीक है। और जंतु जगत, एनिमल किंगडम, इनके बारे में अगर पूछे तो आप इसको क्या कहते हैं? विषमपोषी। अब इन 2 शब्दों को हम समझ लेते हैं कि स्वपोषी
यानी ऑटोट्रॉप और ये हेटेरोट्रॉपिक, दो अलग अलग प्रकार का पोषण है। तो पादप में स्वयं के द्वारा प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाने की क्षमता होती है। प्रकाश संश्लेषण विधि द्वारा प्लांट भोजन बना सकते हैं, इसलिए दोस्तों प्लांट को क्या कहा है? स्वपोषी या ऑटोट्रॉप कहा है। जबकि हम जंतु की अगर बात करें, जिसमें हम लोग भी आते हैं, तो उनको विषम पोषी या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन वाले, है ना, विषम पोषी पोषण इनमें पाया जाता है, ऐसे जीव इनको कहते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि इनमें प्रकाश संश्लेषण द्वारा स्वयं के अंदर भोजन बनाने की विधि नहीं होती। अब इनके अलावा और भी जीव है, जैसे एक क्वेश्चन में आपको बताता हूं, बैक्टीरिया या फिर इनको आप जीवाणु कहेंगे, बैक्टीरिया या फिर जीवाणु में पोषण को लेकर सर्वाधिक विविधता है। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, सर्वाधिक विविधता किस बात में? पोषण। अब क्या क्या संभावना है? बैक्टीरिया ऐसे जीव है जो न केवल स्वपोषी होते हैं और न ही विषम, इनमें दोनों प्रकार का स्वभाव पाया जाता है और उसमें भी काफी अंतर देखने को मिलेगा। जैसे कि अगर मैं बैक्टीरियाओं के स्वपोषी होने की बात करूं, तो यह अलग अलग प्रकार से स्वपोषी हो सकते हैं। जैसे कि ये रसायन संश्लेषी, या फिर यह प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी हो सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि स्वपोषी होना यानी कि अपना भोजन स्वयं बनाना, किंतु उस भोजन को बनाने की विधियां अलग अलग हो सकती। कीमो ऑटोट्रोप देखा जा सकता है या फिर फोटो ऑटोट्रोप। अब इसमें भी फिर आगे फोटो ऑटोट्रोप की बात करें अगर, तो फोटो ऑटोट्रोपिक में भी ऑक्सीजेनिक एंड नॉन ऑक्सीजेनिक होते हैं। मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो ऑटोट्रोपिक होते हैं और फोटो ऑटोट्रोपिक होते हैं, और उसमें भी खास बात ये रहती है कि कुछ में ऑक्सीजन मुक्त नहीं होती है, जबकि वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बना रहे होते हैं, जैसे कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। और अधिकांश बैक्टीरिया जो फोटो ऑटोट्रोप वाले होते हैं जो ऑक्सीजेनिक होते हैं, यानी कि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ऑक्सीजन मुक्त कर रहे होते हैं। और कुछ बैक्टीरिया जैसे कि आपने नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में पढ़ा होगा या आगे पढ़ेंगे हम, कि उसमें NO2 वगैरह इस फॉर्म में नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, तो वो कीमो ऑटोट्रोपिज्म है, यानी कि वो खुद अपना भोजन बना रहे हैं। तो जीवाणुओं में स्वपोषण भी देखा जा सकता है। आपने पढ़ा होगा जीवाणु तो अपघटक भी होते हैं, यानी कि दूसरे मृत पदार्थों पर भी आश्रित रहते हैं और वहां से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। तो इस केस में वो विषम पोषी भी रहते हैं। और बैक्टीरिया तो परजीवी भी होते हैं, है ना, कुछ बैक्टीरिया रोग करते हैं, तो परजीवी भी होते हैं बैक्टीरिया। जीवाणु अलग अलग या सभी प्रकार की पोषण विधियों द्वारा जीवित रह सकते हैं, इसलिए कहते हैं कि बैक्टीरिया में पोषण को लेकर कई मतलब बहुत अधिक विविधता है। ये एनसीईआरटी का पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जीवाणुओं में विभिन्न प्रकार से पोषण पाया जा सकता है या पोषण की विभिन्न विधियां देखी जाती है। तो इस आधार पर हाँ, एक खास बात जो आपको पता होना चाहिए, जीवाणु जो होते हैं किस जगत के सदस्य हैं? बिल्कुल सही सोचा आपने, ये मोनेरा जगत या किंगडम मोनेरा के सदस्य है जीवाणु। तो मोनेरा जगत, M4 मोनेरा, इसमें जीवाणुओं को पढ़ा जाता है। मोनेरा जगत में किन जीवों को पढ़ा जाता है? जीवाणु को। और दोस्तों इस पॉइंट के अलावा हम पोषण को लेकर और बात करें अगर, जैसे कि आपसे फिर प्रोटिस्टा की बात करें, प्रोटिस्टा जगत जो है, ये किंगडम प्रोटिस्टा, प्रोटिस्टा में अगर हम बात करें, ये मोनेरा है, प्रोटिस्ट जो होते हैं, इसमें पोषण की बात करें
तो ये स्वपोषी भी होते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं, या कुछ प्रोटिस्ट ऐसे हैं जो स्वपोषी भी हो सकते हैं और विषमपोषी भी हो सकते हैं। इस बात को यहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे संभावना है। तो इसमें आप कहेंगे कि स्वपोषी व विषमपोषी दोनों प्रकार के पोषण विधियां इसमें देखी जाती है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बता देता हूं दोस्तों, युग्लिना, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। युग्लिना एक ऐसा जीव है जो प्रकाश की उपस्थिति में कैसा होता है, स्वपोषी नेचर का होता है। यदि प्रकाश अनुपस्थित है, यदि प्रकाश अनुपस्थित है तो यह विषमपोषी स्वभाव द्वारा भी अपना पोषण प्राप्त कर सकता है। यह इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। तो युग्लिना के बारे में आपने पढ़ा होगा, यह किंगडम प्रोटिस्टा का मेंबर है और युग्लिना स्वपोषी तथा विषमपोषी दोनों हो सकता है। युग्लिना के बारे में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यह पादप व जंतु के बीच की कड़ी है, लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, है ना। यह पादप यानी प्लांट व जंतु के बीच की कड़ी है। अब ये क्या बात हुई, लिंक है, लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल। ये जंतु और पादप के बीच की कड़ी है, यानी कि इसमें कुछ लक्षण जंतुओं के समान है और कुछ पादप के समान है। आगे इसको हम पढ़ेंगे। फिलहाल पोषण के आधार पर देखा जाए तो इसमें दोनों प्रकार के पोषण हैं। और प्रोटिस्टा में कुछ और हैं, जैसे कि क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट्स, ये जो होते हैं ये स्वपोषी ऑटोट्रॉपिक होते हैं। जबकि और हम देखें स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोवन जो होते हैं ये विषमपोषी होते हैं। तो यहां पर हम नोट कर लेते हैं उसको भी। यहां पर हम देखते हैं प्रोटिस्टा की अगर बात करें, इसमें क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लैजिलेट, डायनोफ्लैजिलेट दो फ्लैजिला वाले, इन दोनों में स्वपोषण देखने को मिलता है, प्लांट के समान लक्षण दिखाते हैं, स्वपोषी है, ठीक है। जबकि युग्लिना जो है स्वपोषी और विषमपोषी दोनों है, दोनों विधि पोषण की दोनों विधि है। इसके अलावा स्लाइम मोल्ड्स, अपवंग कवक, स्लाइम मोल्ड, अपवंग कवक जो है तथा प्रोटोजोवन या प्रोटोजोआ, इन दोनों में अपवंग कवक कहेंगे, स्लाइम मोल्ड को कहते हैं, एक प्रकार की कवक है ये, पर इसको हम कहाँ प्रोटिस्टा में रखते हैं, उसका भी एक कारण है। हाँ, प्रोटोजोआ या प्रोटोजोवन कहते हैं। इन दोनों में विषमपोषी प्रकार का पोषण होता है, विषमपोषी। अब दोस्तों पोषण के आधार पर यहां पर वर्गीकरण में कई जगह इस पोषण की बात को ध्यान दिया गया है, तो हमको भी पढ़ते समय इस बात को ध्यान देना है कि कहां कहां क्वेश्चन बन सकते हैं। फिलहाल मैंने आपको बताया प्रोटिस्टा में क्राइसोफाइट और डायनोफ्लैजिलेट स्वपोषी है, युग्लिना स्वपोषी भी है और समय आने पर विषमपोषी भी स्वभाव द्वारा भी पोषण प्राप्त कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें अपवंग कवक जो है यानी कि स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोवन या प्रोटोजोआ जो है यह विषमपोषी होते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज देख लेते हैं, प्रोटोजोआ के सदस्य क्या क्या है। प्रोटोजोआ के सदस्यों की बात करें
तो इसमें कौन कौन आएंगे? प्रोटोजोआ के सदस्यों में आएंगे जैसे कि इसमें सबसे पहले आने वाला है अमीबॉइड, मतलब उनको अमीबा कहेंगे। अमीबा। उसके अलावा फिर स्लीपिंग सिकनेस जिससे होती है, जिसको हम कहते हैं ट्रिपोनोसोमा गैम्बियंस। ठीक है, फ्लैजिलेटेड कहेंगे और सीलिएटेड। तो अमीबा आ सकता है, ट्रिपेनोसोमा ये आएगा। और इसके अलावा फिर जैसे सीलिएटेड में आ जाएगा पैरामीशियम। इसके अलावा और क्या आ सकता है जिससे मलेरिया रोग होता है? मलेरिया रोग करने वाला जीव मच्छर तो नहीं सोच रहे आप? मच्छर मलेरिया रोग का वाहक है, जबकि मलेरिया रोग का रोगकारी क्या है बोलेंगे? प्लाज्मोडियम। इस प्रकार से ये प्रोटोजोआ के सदस्य है जो कि प्रोटिस्टा किंगडम के प्रोटोजोआ में आते हैं, और ये सभी विषमपोषी है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ट्रिपेनोसोमा स्वपोषी है कि विषमपोषी? तो बिल्कुल विषमपोषी रहेगा। अपवंग कवक विषमपोषी है। युग्लिना में दोनों विधियां देखने को मिलती है, जबकि ये क्राइसोफाइट डायनोफ्लैजिलेट स्वपोषी होते हैं। क्राइसोफाइट्स की बात करें अगर, तो इसमें आती है गोल्डन एल्गी। तो गोल्डन एल्गी स्वपोषी नेचर से रहेगी। और डायनोफ्लैजिलेट के एग्जांपल में क्या आएगा? डायनोफ्लैजिलेट में आएगा इसमें जिनमें फ्लैजिला 2 होती है, किंतु एक छोटी एक बड़ी, ऐसा नहीं है। डायनोफ्लैजिलेट्स में फ्लैजिला का ओरिएंटेशन चेंज रहता है, एक छोटी एक बड़ी फ्लैजिला वाले जीव ये युग्लिना होते हैं। तो डायनोफ्लैजिला में फ्लैजिला 2 होती है, एक शरीर के अनुदैर्घ्य रहेगी, एक अनुप्रस्थ रहेगी, ऐसा कुछ। बाकी इसका एग्जाम्पल जो आएगा डायनोफ्लैजिलेट्स में कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं इसमें, है ना। रेड टाइट करने वाला, है ना, रेड टाइट या लाल तरंग उत्पन्न होता है, ठीक है, वो जीव भी इसी डायनोफ्लैजिला में आते हैं। ठीक, इस तरह से। और इस जब प्रोटिस्टा वाले किंगडम को हम डिटेल देखने वाले हैं, उसमें आपको ये सभी देखने को मिलेगा। अब हम पोषण की बात करें अगर फंजाई के बारे में, फंजाई या कवक, इसमें पोषण की अगर बात करते हैं, कवक फंजाई, जिसको फफूंद भी कह सकते हैं सामान्य शब्दों में, कवक या फंजाई जो होती है, इसमें पोषण की बात करें तो ये सदैव विषमपोषी प्रकृति की होते हैं। विषमपोषी यानी कि अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं। अब कवक में अगर बातें करें हम, कवक के क्या क्या समूह है इसमें? कवक में जैसे कि फाइकोमाइसिटीज, फिर उसके अलावा एस्कोमाइसिटीज, फिर और क्या क्या आता है इसमें? एनसीईआरटी के हिसाब से अगर देखें तो फाइको, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, और लास्ट में दिया है ड्यूटेरोमाइसिटीज। तो कवक के ये जो सभी समूह हैं, इनमें से कोई भी समूह का जीव हो, सब के सभी कैसे होंगे? विषमपोषी होंगे। अधिकांश कवक जैसे अपघटक प्रकृति की रहती है या ये परजीवी रहती है। कुछ कवक सहजीवी रूप से भी रह सकती है, कुछ कवक ऐसी होगी जो सहजीवी रह सकती है। जैसे कि आपने देखा होगा लाइकेन। तो लाइकेन अगर आपने पढ़ा हो तो एक ऐसा जीव है, यह
सहजीवी संबंध है किनका? कवक तथा कवक के साथ इसमें क्या होता है? साइनोबैक्टीरिया। सही है क्या? कवक और शैवाल के साथ, है ना? ब्लू ग्रीन एल्गी का भी नाम होता है साइनोबैक्टीरिया। कवक की बात करें तो यह प्रदूषण का सूचक है, प्रदूषण का सूचक है, खासकर SO2 के मतलब जहां प्रदूषण होता है वहां लाइकेन नहीं होता है। कवक और शैवाल का सहजीवी संबंध है लाइकेन, है ना? इस तरह से पॉइंट है। अब फाइकोमाइसिटीज, बेसिडियोड्यूटेरो, इन सभी में बहुत सारे कवक आते हैं। इनमें से किसी के भी पोषण की बात करें तो सभी विषम पोषी प्रकृति के होते हैं। और दोस्तों इसमें पोषण को लेके आपने देख ही लिया कि जीवाणु जो होते हैं, जीवाणु में सर्वाधिक विविधता है पोषण को लेके, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद प्रोटिस्टा में कुछ सदस्य स्वपोषी है, कुछ विषम पोषी है, कुछ में दोनों प्रकार का पोषण है। और इसके स्वपोषी की बात करें तो क्राइसोफाइट्स और डायनोफ्लेजिलेट, और विषम पोषी की बात करें तो स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोम। जबकि यूग्लिना ऐसा प्रोटिस्ट है जिसमें दोनों विधि द्वारा पोषण होता है। कवक में विषम पोषण देखने को मिलता है, पादप स्वपोषी होते हैं, जबकि जंतु भी विषम पोषी होते हैं कवक की तरह। अब दोस्तों वर्गीकरण के समय ये 5 जगत अगर बनते हैं तो उसमें और भी आधार देखा जाता है। नाभिक की अगर बात करें यानी कि प्रोकैरियोट, यूकैरियोट, तो जो जीवाणु या मोनेरा जगत है, मोनेरा जगत के सभी जीव कैसे होते हैं? ये सभी होते हैं प्रोकैरियोटिक, जबकि इसके अलावा ये आगे जो होते हैं ये यूकैरियोटिक होते हैं। तो जीवाणु या मोनेरियन जो होते हैं ये सभी प्रोकैरियोटिक होते हैं, ये बात आप ध्यान रख लीजिए, प्रोकैरियोटिक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है एग्जाम में। जबकि ये सभी यूकैरियोटिक होते हैं, बड़ी सामान्य बात है, यूकैरियोटिक है ना, यूकैरियोट, ठीक है, और ये प्रो होते हैं। अब इसमें जो काम की बात है, नंबर ऑफ सेल को लेकर क्वेश्चन है। सिंगल सेल वाले कौन कौन से जीव है ना? नंबर ऑफ सेल, कोशिका की स्थिति की बात करें तो ये जीव एक कोशिकीय होते हैं, और प्रोटिस्ट भी एक कोशिकीय ही होते हैं, ये भी एक कोशिकीय होते हैं। दोस्तों फिर एक कोशिका से शरीर बना है, फिर भी अलग अलग जगत में क्यों रखा? यानी कि कुछ तो अंतर है, बिल्कुल। कोशिका के अंदर इनका नाभिक विकसित नहीं है, ये प्रोकैरियोटिक है, और इनका नाभिक विकसित है, ये यूकैरियोटिक। तो वे सभी जीव जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक कोशिका वाले होंगे वो सभी किस में आएंगे? प्रोटिस्टा में आएंगे। प्रोटिस्टा के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस जगत की सीमाएं ठीक से निर्धारित नहीं है। इस जगत में सभी प्रकार के जीव रखे जा सकते हैं यदि वह एक कोशिका वाले हो और साथ में ही उनमें क्या हो, यूकैरियोटिक कोशिका हो या नाभिक यूकैरियोटिक लेवल पे हो। देन उसके बाद में कवक की बात करें तो ये बहुकोशिकीय जीव है सभी। इन सभी में कोशिका की संख्या की बात करें तो बहुकोशिकीय होते हैं। फिर भी एक अपवाद पढ़ा जाता है, जैसे कि उसको हम कहेंगे ईस्ट। ईस्ट के बारे में कहते हैं ये अपवाद स्वरूप एक कोशिकीय होता है ना? ईस्ट एक कोशिकीय होता है, ठीक है, अपवाद है ये, ऐसा एनसीईआरटी का मानना है कि बाकी सब कवक बहुकोशिकीय है, केवल ईस्ट ही एक ऐसा कवक है जो एक कोशिकीय है। इस चीज को लेके और भी बहुत सारे पॉइंट्स में डिफरेंस है, कई जगह इसको लेके कंफ्यूजन होता है ना? पर अगर आपसे कहा जाए कि एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को कहाँ रखेंगे तो वो प्रोटिस्टा में आने वाला है। अब पादप और जंतु में अंतर अगर करें तो एक सेल वॉल का भी अंतर रहता है, कोशिका भित्ति, उसको देख लेते हैं हम। चलिए कोशिका भित्ति की बात करें अगर,
कोशिका भित्ति या सेल वॉल, अगर इसकी बात करें तो यह कोशिका के बाहर उपस्थित संरचना है जिसको सेल वाले चैप्टर में पढ़ा जाता है। कोशिका भित्ति किन में है किन में नहीं है ये बात का भी ध्यान रखते हैं। प्लस में ये ध्यान रखा जाता है कि वो कोशिका भित्ति जो है उसका संगठन क्या है, कंपोजिशन वो किस चीज से बनी है, ये भी एक मुख्य अंतर होता है। तो अगर बैक्टीरिया की बात करें, जीवाणु या मोनेरा जगत के सदस्यों की बात करें तो उनमें कोशिका भित्ति प्रेजेंट है। थोड़ा हटा देते हैं यहां से पहले। मोनेरा जगत के जीवों में कोशिका भित्ति सेल वॉल की बात चल रही है ना, सेल वॉल है ना, इनमें प्रेजेंट है। प्रोटिस्ट में कुछ में प्रेजेंट है कुछ में नहीं है, कवक में भी प्रेजेंट है, पादप में भी प्रेजेंट है सेल वॉल, जबकि जंतुओं में नहीं होती। किस चीज से बनी संगठन, तो जीवाणुओं की कोशिका भित्ति को कहा जाता है म्यूकोपेप्टाइड या पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड या फिर पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है, और प्रोटिस्टा की बात करें तो इनमें सेल वॉल अनुपस्थित होती है, और अगर है तो पादप के समान सेल्यूलोज आदि से बनी होती है, सेल्यूलोज कह सकते हैं। ठीक है, कवक की बात करें तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने लायक बातें हैं कि कवक में कोशिका भित्ति होती है और तथा वो किससे बनी होती है, काइटिन। काइटिन एक होमोपॉलीमर होता है NAG का, काइटिन से बनी होती है ना। कवक की कोशिका भित्ति किससे बनी है, काइटिन से बनी है, और यह काइटिन NAG एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन का समबहुलक है, समबहुलक। ठीक है, ये काम की बात है। पादप की बात करें तो पादप में भी कोशिका भित्ति होती है और वो किससे बनी होती है, सेल्यूलोज, मुख्यतः सेल्यूलोज है, और भी चीजें होती है। और जंतुओं में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दोस्तों, इस तरह से कोशिका भित्ति को भी वर्गीकरण का आधार बनाया गया है। और इसमें अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अगर देखें, मोनेरा जगत का एक ऐसा सदस्य है जिसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। अगर आपको ध्यान हो तो इसे हम सबसे छोटी जीवित कोशिका भी कहते हैं। सबसे छोटी कोशिका को अगर ध्यान करोगे तो उसमें यह पॉइंट भी आता है ना। तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। तो माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है, माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत का जीव है, और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा पॉइंट इसके बारे में कि यह सबसे छोटी जीवित कोशिका है। ठीक है, सबसे छोटी जीवित कोशिका माइकोप्लाज्मा। इसे एक और नाम दिया गया है PPLO, प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसे PPLO भी कहते हैं, प्लूरल न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, PPLO भी नाम देते हैं इसको। और यह सबसे छोटी कोशिका भी है, और फिलहाल खास बात क्या है कि इसमें कोशिका भित्ति एब्सेंट है। तो मोनेरा जगत के लगभग सभी जीवों में कोशिका भित्ति होती है, किंतु PPLO या माइकोप्लाज्मा एक ऐसा जीव है जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, इस तरह से ये सारे पॉइंट्स है दोस्तों। ठीक है, इसमें ये इस प्लांट किंगडम का लेक्चर
1 इसको कंसिडर कर सकते हैं हम, ठीक है। पादप जगत या क्लासिफिकेशन चैप्टर 2 है ना, क्लासिफिकेशन लेक्चर 1। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।